सो मच। मैं आप लोगों से बातचीत करूंगी और मैं थोड़ा अपने बारे में पहले बताऊं, फिर ये अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी के द्वारा मुझे क्या मिला मेरी लाइफ में, ये मैं आपसे बात करूंगी। तो मैं पहले बताऊं कि मेरी शादी के बाद मैंने इस बिजनेस को किया था, लेकिन शादी के पहले मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। हमारा बॉटनी ऑनर्स था और बॉटनी ऑनर्स करने के बाद मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया और इसके बाद इसी बीच में हमारी लाइफ में मास कॉम हमने किया, तो डबल पीजी हमने कर रखा है। तो मास कॉम करने के बाद पटना दूरदर्शन से जुड़ी हुई थी, पटना यूनिवर्सिटी में क्लास ले रही थी। तो ये सारा बहुत ही स्मूथली चल रहा था और बहुत अच्छे से चल रहा था और मुझे लगता था कि चलो मैं जो चाहती हूँ अपनी लाइफ में कर लूंगी। लेकिन क्या कहते हैं, पैसे का जो था ना कि कैसे पैसे कैसे आते, ये मुझे नहीं था, क्योंकि पढ़ाई भी कर रही थी, कुछ कमा भी रही थी और पापा का एटीएम भी मेरे पास रहता था, तो पैसों की कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो उसी दौरान क्या हुआ ना, मेरे साथ एक घटना घटी और ये घटना मुझे कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर दिया कि पैसा आ रहा है ये सही है, लेकिन आते रहना बहुत जरूरी है। मेरे पापा को करंट लगा, अचानक से इलेक्ट्रिक शॉक लगा और 2 घंटे में मेरे पापा का डेथ हो गया। उस टाइम में मुझे लगा कि पापा के नहीं रहने के बाद बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में क्लियर हुई। क्लियर क्या हुई कि अगर मेरी मम्मी जॉब में नहीं रहती तो हम लोगों का क्या हाल होता। दूसरी बात ये क्लियर हुई कि आपको, जिसे हम अपना बोलते हैं ना कि मेरे बहुत अपने हैं, खास है, उनके बारे में भी पता चला कि आपके सपनों के बारे में आप अच्छा सोचते हैं, आपके पेरेंट्स अच्छा सोचते हैं, लेकिन बाद बाकी का मतलब आपके रिलेटिव्स आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, ऐसी बात नहीं थी। तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ ऐसी जगह से पैसे आना चाहिए जिसमें कि आदमी तो जो चले गए सो चले गए, लेकिन कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए कि हम रहे ना रहे लेकिन इनकम आता रहे। और मेरे ड्रीम जो थे ना वो कहीं ना कहीं छुपते जा रहे थे कि जो मेरा घूमने का ड्रीम था, हमेशा हम बोलते हैं ना कि घूमना और पैसा खर्च करना, शॉपिंग करना, ये मेरा ड्रीम था। लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ रहा था। जब मेरी शादी की बात चल रही थी तो शादी के टाइम में जैसे पापा मेरे से पूछते थे कि तुम्हें कैसा लड़का चाहिए, तो मैं हमेशा बोलती थी मुझे ब्रांडेड लड़का चाहिए। बोलते ये कौन सी बात हुई, ब्रांडेड लड़का चाहिए? तो बोले पापा ब्रांडेड इसलिए होना चाहिए ना कि जहां पे मैं खड़ी हूँ वहां ब्रांड की बात हो। तो इस टाइप से हमारी बातचीत होती थी। लेकिन पापा के नहीं रहने के बाद वही मतलब लगता था क्या कि अब जो है किसी तरह शादी कर दो। सब ऐसा ही सोचते थे कि शादी करनी है। तो मुझे लगा कि मेरी लाइफ में ना कुछ हार्ड डिसीजन मुझे ही लेना होगा। और उसी दौरान मेरी मुलाकात मेरे हस्बैंड से हुई और जब हम दोनों मिले तो ये एक बिजनेसमैन थे। तो मुझे लगा कि पता नहीं, हम लोग बातचीत कर रहे थे तो जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम आपसे बात करेंगे तो ये उस पर पहले से काम कर रहे थे। तो इन्होंने मुझे कहा कि तुम ठीक है, सब बात तो ठीक है, लेकिन तुम एक फंक्शन में जाओ, वहां तुम्हारा हो सकता है कुछ चीजें क्लियर हो जाए। तो मैं एक फंक्शन में गई, वहां बहुत सारी चीजें मेरी क्लियर हुई। मेरे जो ड्रीम थे ना, जो छुपे हुए ड्रीम थे, वो बाहर आने शुरू हो गए। जैसा घूमने का था, पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन पढ़ाई करने के साथ साथ अगर मुझे बोला जाए बस पढ़ाई करते रहो तो मेरे लिए बहुत टफ था। खाना बनाना मेरा शौक है, लेकिन बस खाना ही बनाना, तो ये तो बहुत अजीब बात है कि बस खाना ही बनाओ लाइफ में, ये कोई बात नहीं है। तो मुझे लगा कि यहाँ पे मैं कर सकती हूँ। और जहां तक पैसे की बात थी ना, तो मैंने कभी पैसा मांगा नहीं था अपने पापा से। मुझे पैसा मांगना और उसका हिसाब देना कभी पसंद नहीं था। लगा कि यहाँ पर अगर एनफ मनी की बात हो रही है, पैसों की बात हो रही है और ऐसे पैसे जिसका कि मतलब बढ़ने की बात होगी, खर्चा, मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि खर्चे ना कम होने की बात मेरे से नहीं होती है कि खर्चों को कम कर दो, खर्चों को कम कर दो, हमेशा इनकम बढ़ाने की बात हम सोचते हैं। तो उसी दौरान ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में आया। थैंक गॉड कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में बहुत कुछ लेके आया। थैंक्स टू माय हस्बैंड, जिनके थ्रू ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में आया। तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक्चुअल में क्या है, मैं पहले इसको आपके साथ शेयर करूंगी, फिर मैं आपसे आगे बातचीत करूंगी कि हमने क्या किया, क्या पाया, ये बातचीत मैं आगे करूंगी। लेकिन पहले कुछ आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ।
ये दिख रहा है जो हम स्क्रीन शेयर कर हो रही, ये आप लोगों को दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ मैम। तो मैं जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक अवसर है। और जिंदगी में अगर अवसर मिले ना तो उसे एक बार जरूर देखना चाहिए। अगर अवसर की तलाश हम लोग शुरू से ही करते हैं कि कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में एक अवसर मिले, तो ये अवसर हमारी जिंदगी में आया। मैंने भी इस अवसर को देखा और देखने के बाद लगा कि मुझे इस पे काम करना चाहिए। तो इसमें क्या है, हम लोग जानते हैं ये रॉबर्ट टी कियोसाकी है, ये एक अर्थशास्त्री है और ये इन्होंने बताया कि जो पैसा कमाने का 4 वे है, 4 तरीके से लोग लीगल इनकम करते हैं। जैसे ई फॉर एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय वर्ग के लोग जो लेफ्ट क्वाड्रेंट में एम्प्लॉय वर्ग के लोग हैं, ये पैसे के अगेंस्ट काम करते हैं, जो टाइम एंड एफर्ट डालते हैं उसके अनुसार ये पैसा कमाते हैं। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉय, इसमें जो है एक स्मॉल बिजनेस होता है, नो वर्क नो मनी, मतलब अगर काम कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, नहीं कर रहे तो पैसा नहीं आ रहा है, तो ओन बिजनेस होता है। और इस पे लोग काम करते हैं, जैसे कि लॉयर हो गए, डॉक्टर्स हो गए या छोटे मोटे बिजनेसमैन हो गए। और ये राइट क्वाड्रेंट के जो लोग हैं, ये बिग बिजनेस ओनर होते हैं, इनके लिए एक सिस्टम काम करता है, सिस्टम बेस्ड इनकम होता है और ये 50+ करोड़ का है। बिग ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने में विश्वास करते हैं। तो इधर राइट साइड में बहुत मतलब कि ये 4 इनकम, एक बिग बिजनेस वाला है, फिर एक इन्वेस्टर आता है, यहाँ पे मनी काम करता है, पैसा काम करता है, मनी वर्क्स हार्ड फॉर देम लिव अ गुड लाइफ, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए पैसा ये काम करता है। तो ये लेफ्ट क्वाड्रेंट है, ये राइट क्वाड्रेंट है, ये 4 तरीके से हम लोग पैसा बना सकते हैं। अब लेफ्ट क्वाड्रेंट और राइट क्वाड्रेंट, इस दोनों में फर्क क्या है? अगर हम इसे जानने की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं कि 95% जो लोग हैं वो 5% वेल्थ उनके पास है। आखिर क्या बात है कि इधर लोगों की तो भरमार है लेकिन पैसों की कमी है, लेकिन इधर देखते हैं कि 5% पीपल है लेकिन 95% वेल्थ है। आखिर इनमें क्या बात है कि इधर 95% वेल्थ है लेकिन 5% पीपल है? तो अगर हम लोग इधर से एक्टिव इनकम की बात करें तो एक्टिव का मतलब ये होता है एक्ट करें तो इनकम आएगा, एक्ट ना कर पाए तो इनकम नहीं आएगा। इधर के लोग जो ऑर्गेनाइजेशन, बिग ऑर्गेनाइजेशन बना के रखते हैं, उसके अनुसार काम करते हैं और पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। ये कुछ समय के लिए काम करते हैं, कुछ साल के लिए काम करते हैं और पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। तो कुछ तो इधर खास है, कुछ तो बात है। इधर सिंगल सोर्स ऑफ इनकम होता है, एक सोर्स से इनकम आता है। सिंगल सोर्स ऑफ इनकम हमेशा रिस्की होता है। अगर मेरी बात करें तो मुझे लगा था कि अगर मम्मी जॉब में नहीं होती तो क्या होता, तो ये बहुत ही बड़ा है कि सिंगल सोर्स ऑफ इनकम अगर हो तो वो वहां क्वेश्चन मार्क है कि ये क्या होगा इसका। और इधर मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं, यहाँ बहुत सारे सोर्स से पैसा आता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन होता है, यहाँ हार्ड वर्क होता है। अगर हार्ड वर्क की बात करें ना तो लोग, जैसे कि हम लोग लेडीज की बात करें तो हम लोग हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन इनकम तो खैर बाद में बात करेंगे इस पे। हार्ड वर्क होता है और इधर नेटवर्क बिल्ड होता है और इसकी वजह से एसेट्स बिल्ड करते हैं हम लोग। नेटवर्क के थ्रू हम लोग एसेट्स को बिल्ड करते हैं। यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं होती क्योंकि जॉब सिक्योर होता है, कोई भी प्रोफेशन सिक्योर होता है, लेकिन वहां बैठे हुए लोग सिक्योर नहीं होते। हम और आप सभी को जानते हैं कि जब हम लोग बात करते हैं ना कि चलो एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय का सीट रिजर्व होता है, लेकिन आदमी जो है उसकी सिक्योरिटी नहीं होती। तो जिस दिन ये सिक्योरिटी की बात होती है ना तो बहुत बड़ी बात होती है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ सिक्योर्ड और स्टेबल इनकम इसलिए होते हैं कि यहाँ पे ना क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, एक आदमी काम नहीं करता। तो और इधर देखें, अगर किसी भी व्यक्ति की मान ले तो 8 से 10 घंटा ऑन एन एवरेज काम करते हैं मैक्सिमम लोग। उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका प्रोडक्टिव आवर जो होता है वो 8 से 10 घंटा होता है। और इधर देखें, चूंकि 8 से 10 घंटा ही मिलियंस ऑफ पीपल काम करेंगे तो उनके लिए मिलियंस ऑफ आवर्स काम करेगा, ये प्रोडक्टिविटी होती है। अगर देखिए 20 साल में भी काम करना शुरू किया और 60 साल तक काम किया तो 40 साल काम किया ना, 40 साल तक काम किया तो 1,20,000 घंटा काम किए। और यहाँ पे वही मिलियंस ऑफ पीपल होते हैं, मिलियंस ऑफ आवर्स होते हैं। इसी वजह से ये लोग सिंगल डे में 1,20,000 घंटा काम हो सकता है।
इधर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। और स्ट्रेस इसलिए कि अगर हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना कि ये काम मतलब सिंगल सोर्स से इनकम आ रहा है, इसीलिए स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस होता है लाइफ में। और इधर देखिए फ्रीडम होता है। फ्रीडम किस चीज का? टाइम का, मनी का, सिक्योरिटी का। इसके पीछे रीजन ये है कि इन्होंने कुछ समय पहले, कुछ सालों तक कुछ समय डाला और फिर पैसा भी आ गया, टाइम भी आ गया और एक सिक्योरिटी भी आ गई। सिक्योरिटी क्या? तो वो एक आदमी पे बेस्ड इनकम नहीं हुआ, सिंगल बेस्ड इनकम नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या करते हैं ये लोग जो कि इनकम इतना ज्यादा होता है? ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी क्या ताकत है, नेटवर्किंग में ऐसी क्या ताकत है कि जो इतना पैसा होता है? तो हम लोग इस मार्केट को समझते हैं, इस बिजनेस मॉडल को समझते हैं। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है जहां पे 50 to 60% पैसा होता है। एक मैन्युफैक्चरर है, कोई भी सामान को 40% में बनाया जाता है और 100% में इसको कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। बीच का जो है, जब हम देखें तो आखिर 40 कोई भी पेन अगर 10 रुपीज का है तो 3 से 4 रुपए में बना और 10 रुपए में बिका। तो बीच का जो 5 से 6 रुपया ये कहाँ गया, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये कहाँ गया? तो ये मिडिल मैन है जो कि ब्रिजिंग का काम करते हैं। जैसे पहले क्या था कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता था, सामान लिया, सीएनएफ के पास गया, डीलर के पास गया, इसके बाद रिटेलर के पास गया और रिटेलर के थ्रू फिर हमारे पास आया। और इस बीच में एडवर्टीजमेंट में भी बहुत पैसा है। अगर एडवर्टीजमेंट में हम लोग बोलते हैं कि बहुत मतलब क्या पैसा है, तो एडवर्टीजमेंट में इतना पैसा है कि लोग इतना खेल करोड़ों में खेलते हैं, बावजूद उसके एडवर्टाइज करते हैं। आप देख रहे होंगे कि इतने सारे सेलिब्रिटीज हैं और हम लोग भी उनको देख देख के सामान खरीदते हैं। एडवर्टीजमेंट में बहुत पैसा है। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था पहले, ये थोड़ा चेंज हुआ। ब्रिजिंग का काम तो इसके बाद ये ब्रिजिंग का काम शॉपिंग मॉल और स्टोर ले लिया। यहाँ पे भी कुछ अच्छे अच्छे ब्रांड एक जगह हो गए और हमारे और आपके पास एक फैसिलिटी दे दिया कि आप आए और यहाँ से खरीदारी करके चले जाएं। और यहाँ पे हम लोग जाते थे और इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से हम लोग शॉपिंग मॉल या स्टोर से सामान को उठा के लाते थे और एक ही बार जाके, तो यहाँ से ये 20 से 3 चीजें गायब हो गई। अब देखते होंगे कि हम और आप जाते थे तो इतना सारा शॉपिंग मॉल वगैरह गए, मॉल का कॉन्सेप्ट बीच में आ गया। लेकिन ये भी बाद में जाके चेंज हुआ। सब कुछ मैक्सिमम चीजें देखिए तो ये ई प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये चेंज हो गया। और इसमें आप और हम सब कोई ऑनलाइन ई मार्केटिंग की तरफ, ई कॉमर्स की तरफ मूव कर गए। ये कब हुआ? जब ये सारा चेंजेज आया हमारी लाइफ में। और इस सारे चेंजेज में हम और आप साथ हैं। हमारे पास मोबाइल फोन है, हम लोग अभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अभी जिस दौरान 6 महीने से हमें लग रहा है कि हम तो गिने चुने दिन ही बाहर गए, ज्यादातर शॉपिंग हमने ई कॉमर्स से ही किया, इसी से किया। तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हुआ। ई कॉमर्स का मार्केट इतना बड़ा था, एक प्लेटफॉर्म दिया और वो बीच में पैसा हुआ। तो अगर ये प्लेटफॉर्म की बात करें तो जैसे ओला, या हम लोग जब भी बाहर जाते हैं तो ओला बुक करते हैं और कार 2 से 5 मिनट के बीच में हमारे पास हो जाता है। तो ये क्या करता है ना कि एक प्लेटफॉर्म दे दिया, सर्विस प्रोवाइडर हो गया। ये इन्होंने सर्विस दिया, हमने सर्विस को एंजॉय किया और ये पैसा बीच में कमाए। ना इनकी गाड़ी है, ना ट्रिवागो का कोई होटल है, ना जोमेटो या स्विगी का कोई रेस्टोरेंट है, बावजूद उसके ये सर्विस प्रोवाइड किए, ये प्लेटफॉर्म दिए, हमें सर्विस दिया और ये बीच में पैसा कमा गए। तो कोई प्रोडक्ट्स नहीं है, ओनली वेबसाइट है और सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो जब ये समझने वाली बात क्या है कि जब इनके पास कुछ ना होते हुए बीच में अगर सर्विस देके पैसा कमा सकते हैं। ये देखिए हमारे पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सारे जो भी हैं, हम लोग क्या करते हैं ना, ये एक्चुअली सोशल नेटवर्क का जमाना है। सोशल नेटवर्किंग से हम लोग जुड़े रहना चाहते हैं, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। और यहाँ विश्वग्राम की जो कल्पना हुई थी तो इसी के थ्रू हुई थी कि अगर हम लोग इस टाइप से काम करेंगे ना तो सब कोई एक दूसरे को देख पाएगा, एक दूसरे से बातचीत कर पाएंगे। तो ये विश्वग्राम की कल्पना हुई थी, ग्लोबलाइजेशन की कल्पना हुई थी और ये कल्पना साकार हो गई। और सोशल नेटवर्क के जरिए ये सब पैसा कमाने लगे। तो सोचने वाली बात ये है कि जिस सोशल नेटवर्क को हमने बनाया, नेटवर्क क्रिएट कौन किया? हमने किया। हमने कुछ लोगों को फेसबुक पे अपने फ्रेंड्स को ढूंढा, उस फ्रेंड ने अपने फ्रेंड को ढूंढा और
ये इस टाइप से हम ढूंढते चले गए, हम फ्रेंड्स को ढूंढ रहे थे, वो हमारे बीच एक प्रोडक्ट और सर्विस लेके आ गए, एडवर्टाइजमेंट लेके आ गए और प्रॉफिट कमाने लगे। तो हम अपने फ्रेंड को ही ढूंढ रहे थे, पता ही नहीं चला कि हमसे हमारा बिजनेस कौन लेके चला गया। तो जब हम अपने नेटवर्क मार्केटिंग का यूज किसी और के लिए कर सकते हैं, तो क्या हम इसी अपने नेटवर्क का यूज अपने लिए नहीं कर सकते? जब हमसे कोई और पैसा कमा सकता है, तो क्या हम खुद से पैसा नहीं कमा सकते? ये एक बड़ी बात थी। तो हमें लगा कि अगर इस पे काम किया जाए तो हम भी पैसा कमा सकते हैं, बिचौलिए का काम हम भी करके हम भी सर्विस देके पैसा कमा सकते हैं, हम अपने नेटवर्क से हम पैसा कमा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरर 40% में पैसा बनाया और कंज्यूमर 100% में ले गया। और बीच का जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और इसके लिए हम और आप काम करते हैं, ये हमारे लिए काम करता है। तो हम नेटवर्क दिए और नेटवर्क से हम इनकम कर सकते हैं। नेटवर्क क्यों जरूरी है? कभी कभी ना जब हम लोग बात करेंगे ना, लोग बोलेंगे कि नेटवर्क ये है वो है, लेकिन अगर हम लोग देखें कि पैसा जो ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई, जो ESBI की बात की गई, जो राइट क्वाड्रेंट की बात की जा रही थी, उसमें ऑर्गेनाइजेशन में ही पैसा है, उसमें नेटवर्क में ही पैसा है। इसका मतलब क्या है? बड़ा बिजनेस, बड़ा पैसा यहीं पे है। तो क्यों ना हमें भी एक बार समझने की जरूरत है कि क्यों ना एक बार हम इस पैसे को देखें, आखिर ये पैसा कितना है। तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी एमवे लेके आई और एमवे के बारे में बताते हुए हमें बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि ये एमवे ग्लोबल जो है ये दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 है और इसका बहुत ही बड़ा मार्केट है। और चूंकि तो बोलेंगे एमवे, लेकिन आपको पता है ये नया एमवे है, एक बार इस नए एमवे के बारे में जरूर सुनिए। और बहुत कुछ चेंज हो चुका है। ये है हमारा एमवे ग्लोबल और एमवे ग्लोबल ये डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 है। और मजेदार बात क्या है कि जब हम लोग सिंपल सी बात है, हम छोटी छोटी बात करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं करेंगे, कि हम लोग जानना चाहते हैं ना, जैसे किसी लड़की की शादी करनी हो तो हम लोग जानना चाहते हैं कि लड़के का खानदान कैसा है, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो जब नेटवर्क मार्केटिंग की ही बात हो तो उसके बैकग्राउंड को भी जानना बहुत जरूरी है। और बैकग्राउंड की बात करें तो ये 110 मार्केट है, इसके मतलब कंट्रीज एंड टेरिटरीज में ये बिजनेस है, 60 साल से का एक्सपीरियंस है। तो इतना तो हमारा उम्र नहीं है जितना इनका एक्सपीरियंस है। 70,000 करोड़ का इसका टर्नओवर है। मतलब सोचने में भी लगता है ना कि इतने का टर्नओवर है। और हम लेडीज अगर बात करेंगे ना आगे कि अगर हम लोग बोले कि बिजनेस करने जाएंगे तो बहुत सारे सवाल हमारे घर में आता है कि तुम बिजनेस करने जाओगे। ये सब तो कहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं और कौन सा बिजनेस कर रहे हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। 450 प्लस सेल्फ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है, इतने सारे प्रोडक्ट है, 450 प्लस प्रोडक्ट है, 1100 इंटरनेशनल पेटेंट्स है। पेटेंट्स की बात करें तो हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे तो पेटेंट्स बोलते थे सर लोग कि अरे इतना सारा रिसर्च करके रखा हुआ है हमने, अभी इसका पेटेंट करवाना। तो पेटेंट 1100 प्लस पेटेंट है, 500 प्लस साइंटिस्ट एंड 75 रिसर्च लैब है। तो ये सारा बैकग्राउंड इतना अच्छा है। ये दो दोस्त रिस डेवर्स एंड जेवनंडल ने, 2 दोस्त ने इसकी शुरुआत की थी। ये देखिए यहाँ क्या कहते हैं, जो बिजनेस है ये एक बेसमेंट से शुरू होके इतना बड़ा इसका ये बन चुका है। तो सोचने वाली बात क्या है ना कि 2 दोस्त शुरू किए थे और अभी तक कंटिन्यू है, 60 साल से कंटिन्यू है। और फोर्ब्स जो पत्रिका है, फोर्ब्स के अनुसार ये टॉप 50 रैंक में आती है। तो ये सोचने वाली बात है कि एमवे को अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी कंपनी है, एमवे की वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी। अगर जुड़ना ही होगा तो नंबर 1 कंपनी से क्यों नहीं जुड़ेंगे। तो यहाँ पे और इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये 1998 में आई, ये 6 ही प्रोडक्ट थे और 100 करोड़ का टर्नओवर हो गया था। 6 प्रोडक्ट, वो भी मतलब उस टाइम में, और 100 करोड़ का टर्नओवर हो गया। 2019 में लगभग 150 प्रोडक्ट हो गए और 2000 प्लस करोड़ का टर्नओवर हो गया। और 2030 में जहां पे इनका टारगेट है कि 400 प्लस प्रोडक्ट्स हो और टाई अप प्रोडक्ट हो, तो क्या होगा और उसमें हमारा और आपका हिस्सा क्या होगा, ये भी सोचने वाली बात है। और बिजनेस की बात करें तो बिजनेस स्टैंडर्ड की बात करें, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक्सपेंड, मतलब ये बताया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है
64,500 करोड़ का होने वाला है 2025 तक। ये फिक्की और केपीएमजी का द्वारा दिया हुआ डाटा है। एमबेक का प्लांट है, पहले लोग बोलते थे कि इंडिया में नहीं है, लेकिन इंडिया में ये हमारा प्लांट है, मदुरई तमिलनाडु का प्लांट है। 6,000 करोड़ का इनका नेक्स्ट 5 इयर्स का क्या कहते हैं टारगेट है, इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा प्रेडिक्ट किया गया है। तो ये मदुरई तमिलनाडु का प्लांट है जहाँ पे कोई लीड गोल्ड सर्टिफिकेट का अवार्ड मिला हुआ है, यहाँ से जीरो वेस्टेज बाहर आता है। ये बहुत मजेदार बात है कि जब हम किसी चीज कहीं प्लांट लगाते हैं ना तो उससे पहले वेस्टेज की बात करते हैं, लेकिन यहाँ जीरो वेस्टेज है। तो यहाँ जब हम एमबे की बात करते हैं तो ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है और इनके पास जो प्रोडक्ट है एफएमसीजी का है। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स पे अगर काम किया जाए तो सब कुछ बंद हो सकता है, लेकिन हमारा जो एफएमसीजी का मार्केट है ये बंद नहीं होता है, क्योंकि हम बताएं कि अभी जैसे ही लॉकडाउन का शुरू हुआ था तो कुछ जरूरी सामान हम लोग लेने गए थे, एफएमसीजी गुड्स लेने गए थे, और ये यहाँ पे हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एंड एंटरप्रेन्योर तो अपना बिजनेस स्टार्ट होगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ्री है। अब एज ए लेडी अगर हम देखें तो हम लोग जब जाते हैं ना तो रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, कितने का होगा, तुम जिस बिजनेस को स्टार्ट करने जा रही हो कितने का आएगा। तो यहाँ बस एक आईडी प्रूफ लगना है और बैंक डिटेल्स, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर से हम अपने इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ्री है। वेरी लो इन्वेस्टमेंट, ऐसा इन्वेस्टमेंट जहां जो हमारा खर्च है घर का वो हमारा कैपिटल है इस बिजनेस का। तो वेरी लो इन्वेस्टमेंट। तो सोचने वाली बात क्या है कि खर्चे से इनकम किया जा सकता है, ये हम पहली बार जाने थे। जब हम जाते थे कोई चीज खरीदने के लिए तो वहां पे खर्चे होते थे, लेकिन यहाँ पे खर्चा जो है वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। प्रोडक्ट विद 100% मनी बैक गारंटी। आप कहीं से भी कोई प्रोडक्ट उठा के लाइए, वहां पे 100% का कोई मनी बैक गारंटी नहीं होती, और 100% तो बिल्कुल ही नहीं। नो रिस्क। जब अब कोई 100% मनी बैक गारंटी भी दे रहा है, वेरी लो इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट भी ऐसा जो कि हमारा खर्च है, तो नो रिस्क, कोई रिस्क की बात ही नहीं है, कोई ओवरहेड एक्सपेंसेस नहीं है, कहीं कोई दुकान नहीं लगाना है, कहीं कुछ ऐसा नहीं है करना है कि मतलब घर में ये करो वो करो, क्या करना होगा नहीं करना होगा, कोई ओवरहेड खर्चा नहीं है। पार्ट टाइम और फ्लेक्सिबल टाइम, अगर लेडी की बात करें ना तो पार्ट टाइम में इस बिजनेस को कर सकते हैं। इवन के फ्लेक्सिबल टाइम में अगर हम कोई जॉब करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं ना, अपना टाइम उसको देते हैं, और वो पार्ट टाइम नहीं होता, वो फुल टाइम होता है। लेकिन यहाँ पे हम पार्ट टाइम में और फ्लेक्सिबल टाइम में जैसे जैसे मौका मिले हम काम को कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल टाइम है, नो टारगेट नो बॉस। और ये टारगेट और बॉस ना बहुत हेडेक देता है कि अगर हम बात करेंगे ना तो एक जॉब मैं कर रही थी उस टाइम में जब मास कॉम किया था, तो मतलब बॉसिज्म मुझे पसंद नहीं था कि चलो कोई बॉस आया कुछ किया, तो मैंने कहा कि मैं नहीं कर सकती सर, क्योंकि आप इतना बॉसिज्म करते हो। तो यहाँ पे कोई टारगेट नहीं था, ये चीज भी मुझे बहुत हिट किया था कि यहाँ कोई टारगेट नहीं है, जो भी है खुद का करना है, नो बॉस। एक बॉस हमारे हस्बैंड होते हैं, अब कितने बॉस को झेलेगा आदमी। चलो यहाँ पे नो बॉस, एक ही बॉस काफी है। इंटायर इंडिया मार्केट है। अगर हम लोग छोटे मोटे कारोबार को शुरू करते हैं ना तो एक जगह से शुरू होता है, और यहाँ पे जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो इंटायर इंडिया में ये मार्केट हमारे और आपके लिए खुला हुआ है। सक्सेस की बात करें तो जैसे एक स्टेप बाय स्टेप अगर लर्निंग कुछ सीखते हैं, कुछ ट्रेनिंग लेते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन है, कुछ प्रैक्टिसेस है, और हम लोग सफल होते हैं इस बिजनेस में। होम डिलीवरी एमवे के द्वारा है, लॉजिस्टिक सिस्टम वो संभालते हैं, हमें कोई हेडेक नहीं देता। प्रोडक्ट कैसे आएगा, प्लेसमेंट क्या होगा, प्राइसिंग क्या होगा, कुछ भी हेडेक हमारा नहीं होता। ये सारा हेडेक एमवे खुद ले लेती है। हम लोगों को अपना बिजनेस खड़ा करना होता है। हाई इनकम पोटेंशियल, बावजूद इसके इसमें हाई इनकम पोटेंशियल है। तो ये इनकम पोटेंशियल क्या है, उससे पहले हम जानेंगे कि अगर हम बात करते हैं तो इसके प्रोडक्ट्स क्या है। तो इसमें किड्स रेंज है हमारा। बच्चों की बात करें तो हम जब अपने घर में जब लिस्ट बनाते हैं ना, जब लिस्ट बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, बच्चे के लिए कुछ ना कुछ हेल्थ ड्रिंक लेके आते हैं कि हमारे घर में बच्चे हैं तो उनके लिए हेल्थ ड्रिंक का होना बहुत जरूरी है। तो हेल्थ ड्रिंक जब लेके आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास किड्स रेंज है, और इसके बाद हमारे पास फूड सप्लीमेंट है। और मजेदार बात क्या है कि इसके पास 80 साल प्लस का तजुर्बा है, और ये न्यूट्रालाइट जो है पूरे वर्ल्ड में डाइट सप्लीमेंट में नंबर 1 है। और इसको देने के बाद हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हम कोई बच्चे को जो भी दे रहे हैं या खुद जो भी ले रहे हैं, इन सारे सप्लीमेंट में कोई भी एडेड कलर, टेस्ट एंड प्रिजर्वेटिव नहीं है।
तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब हमारा किसी चीज को यूज कर रहे हैं तो प्रिजर्वेटिव वगैरह नहीं डाला हुआ है। ये हमारा नया रेंज आया है और इसकी खास बात ये है कि ये अपने पीएसपी पे है और ये हर्बल रेंज है हमारा। पोटेंसी, सेफ्टी और प्योरिटी, तुलसी की बात करें या अश्वगंधा की बात करें या फिर त्रिफला की बात करें या क्या कहते हैं मधुनाशिनी की बात करें, वसाखा की बात करें, तो ये सारा जो प्रोडक्ट है, ये सारे प्रोडक्ट हमारा जो इंडिया है ना, यहाँ पे हर्बल प्रोडक्ट बहुत ज्यादा, मतलब हम लोग हर्बल के आदी हैं। ये सब हमारे घर में ऐसे ही, तुलसी को तो हम लोग हर घर में रखते हैं इसीलिए कि इससे घर का डॉक्टर बोला जाता है। तो ये जब हमारे पास आया ना, तुलसी की बात कर ले तो 100 लीफ बराबर 1 टेबलेट, कितना ज्यादा पोटेंशियल है एक तुलसी के टेबलेट में। और मजेदार बात क्या है कि ऐसा चीज को दिया गया है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो इसमें पूरा रिसर्च चला और तब जाके अपने प्योरिटी, सेफ्टी और पोटेंसी के साथ हमारे पास आया। बॉडी की है, हम अपने वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट है जो अपना बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, बॉडी बिल्डिंग चाहते हैं उसके लिए एक्सेस है। ये बी नेचुरल का प्रोडक्ट है, जूसा हमारे पास आ गया। ये पर्सनल केयर, होम केयर के प्रोडक्ट। मैं पर्सनल केयर, होम केयर के बारे में यही बात कहती हूँ कि अगर हमारे घर में सबसे पहला हम लोग किसी चीज का लिस्ट बनाते हैं तो यही होता है कि चलो हमारा शैम्पू खत्म हो गया, हमारा साबुन खत्म हो गया, हमारा डीओ खत्म हो गया, हमारा टेलीकॉम पाउडर खत्म हो गया। तो यहाँ पे ये सारा कुछ हमारा पर्सनल केयर और होम केयर का प्रोडक्ट है। और ये हमारे होम केयर के प्रोडक्ट। एमबे होम की बात करें ना तो ये एक ऐसा ब्रांड है। पहले क्या होता था कि हम लोग बोलते थे कि हमने क्यों कहा कि हम नए एमबे की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग बात करते थे ना तो बोलते थे कि नहीं आपके प्रोडक्ट बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत महंगे। नहीं, अब ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप देखिए छोटे छोटे सेट आ गए, छोटे से एलओसी आ गया, छोटा सा हमारा डिस्ट्रॉप आ गया। आप छोटे प्रोडक्ट को लेके यूज कर सकते हैं। आप हमारे पास छोटा छोटा मतलब सस्ते प्रोडक्ट आ गए हैं, आप एक बार लेके यूज तो कीजिए, तभी पता चलेगा कि हमारे प्रोडक्ट कोई भी महंगे नहीं है। ये अपसाइड टी है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है। ये यील्ड को बढ़ाता है और लागत को कम करता है। ये हमारा एटीट्यूड ब्रांड है, कलर कॉस्मेटिक है। एटीट्यूड में भी बहुत सारा रेंज है, इसमें भी बी ब्राइट है, हर्बल है, सब भी इतने अच्छे। मतलब एसपीएफ है। एसपीएफ की बात करें ना तो हम लोग जब बाहर निकलते हैं ना तो हम लोग कभी कभी क्या सोचते थे, पहले हमारा भी मानना था कि बाहर निकलते हैं तो धूप नहीं है तो यूवी रेज बहुत अच्छा है, मतलब यूवी रेज सही हो गया, जरूरत नहीं है। लेकिन एसपीएफ हमेशा ही एसपीएफ लगाने की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारा एसपीएफ भी है। एंकल है, मतलब एक्ने हो गया है तो हमारे स्किन ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट हैं। और स्किन के ट्रीटमेंट के लिए और आर्टिस्टिक की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में टॉप 5 सुपर प्रीमियम ब्रांड में से एक है। और ऐसे प्रोडक्ट हमारे आपके बीच में है। और इसमें जो प्रोडक्ट है ना तो नॉर्मल रेंज से लेके हाई रेंज तक का प्रोडक्ट है। और कभी बूढ़े ना हो, जब भी नंदनी मैम का स्किन देखते हैं तो बहुत प्राउड फील होता है कि अरे हम लोग भी जब बूढ़े होंगे ना तो बूढ़े नहीं दिखेंगे। तो ये हमारा स्किन केयर का प्रोडक्ट है, आर्टिस्ट्री है। ये हमारा मिनी एटमॉस्फेयर है। हम लोग गाड़ी में चलते हैं तो पोल्यूशन लेवल इतना ज्यादा होता है, अंदर में डस्टिंग इतना ज्यादा होता है, हमको और आपको पता नहीं होता। लेकिन अगर इस डिवाइस को हम लोग लगाते हैं तो हम कार के अंदर फ्रेश एयर का लेते हैं। ये हमारे रूम के लिए है। ये मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है। अगर बात करें तो एम्बे क्वीन मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट इसलिए है कि जब खाना बनाने की और खाने की बात आती है ना तो मैं बहुत शौकीन हूँ खाना बनाने और खाने की। लेकिन अगर न्यूट्रिशन, सेहत और स्वाद दोनों एक साथ, तो एम्बे क्वीन के साथ ऐसा हो सकता है, होता है। हम लोग पिछले 2-3 साल से इसमें खाना खा रहे हैं और बहुत टेस्टी बनता है। एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिए। और मजेदार बात क्या है कि इसको इन्वायरमेंट के लिए डिजाइन किया गया है। 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलती है। जब हम किसी चीज को यूज करते हैं ना तो कंपनी कहती है कि गारंटी लेती है 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी, और ये कहीं मार्केट में नहीं मिलता। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। मैन्युफैक्चरर 40% पे सामान दे देता है, 60% पे क्या कहते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, 100% कंज्यूमर तक आता है। लेकिन यहाँ पे हम और आप जब पैसा बनाना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले कुछ प्रोडक्ट्स को यूज करना होगा। यूज करने के बाद कुछ प्रोडक्ट को मतलब लॉयल कस्टमर के साथ शेयर करना होगा, उसको हम लोग डिटेल बोल सकते हैं। यूज करने के बाद अगर जैसे कुछ अच्छा हो और अपने तक ही रख ले तो ये अच्छी बात नहीं है। कुछ अच्छा हो और लोगों तक बताएं तो ये बहुत अच्छी बात है। और कुछ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और बीच में तब जाके ये पैसा जो है, जब हम लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो डिस्काउंट 5 to 10%
डिस्काउंट 8% है, मंथली बोनस 3 से 21% है, लीडरशिप बोनस 11% है, और इसके अलावा भी कोर प्लस इनकम अभी ऐड हुआ है। तो ये कंज्यूमर और डायरेक्ट सेलर का मार्केट है। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो 3 से 21% तक हम पैसा बनाते हैं, ये कैसे बनाते हैं। जब 20,000 का टर्नओवर होता है तो हम 3% पे होते हैं, 60,000 का टर्नओवर होता है तो 6% पे होते हैं, 1,20,000 का टर्नओवर होता है 9%, 2,40,000 का हुआ तो 12% पे हुए, 4 लाख का टर्नओवर करते हैं तो 15% पे होते हैं, 7 लाख का टर्नओवर करते हैं तो 18% पे होते हैं, और 10 लाख का टर्नओवर जैसे टच होता है तो 21% पे होते हैं। तो यहाँ पे करना क्या होता है, जैसे ही हम अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स देके हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, एज एन एडीआर जुड़ते हैं, तो एडीआर जुड़ने के बाद एमवे से जुड़ जाते हैं हम लोग। दूसरा, हमारे स्पॉन्सर होते हैं, कोई ना कोई आज आपको मीटिंग में इनवाइट किया होगा नए लोग, और हमें भी मेरे हस्बैंड ने इनवाइट किया था। तो ये इस टाइप से कोई ना कोई आपके स्पॉन्सर होते हैं जो आपको इनवाइट करते हैं इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को जानने के लिए। और उनके ऊपर भी सबसे मजेदार बात क्या है कि स्पॉन्सर अकेले नहीं होते, स्पॉन्सर के ऊपर स्पॉन्सर होते हैं, तो एक लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप आपके ऊपर काम करती है, और ये बहुत मजेदार होता है कि आप जुड़ते हैं और ये सपोर्ट मिलता है। एक एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशनल सिस्टम इसलिए जरूरी है कि बिना सीखे कुछ किया नहीं जा सकता, तो बिना सीखे आगे बढ़ने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो ब्रिज सिस्टम के द्वारा हम लोग अभी जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, तो ये एक सिस्टम है, जूम मीटिंग के थ्रू हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो ये तीनों मिलकर, तीनों जैसे हाथ पकड़ता है और हमारा हाथ थाम लेता है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि अब आगे अगर कोई 3 आदमी आपको बोले कि हम आपके साथ है और चौथा आपका हाथ है, तो क्या कुछ मुश्किल होगा? नहीं। अकेले चना भार नहीं फोड़ता, लेकिन अगर 10 मतलब क्या कहते हैं हम लोग मिल जाते हैं ना, तो यही बहुत भारी बात नहीं हो जाती। तो आप जुड़ते हैं, और जुड़ने के साथ आपके कुछ लॉयल कस्टमर होते हैं, और लॉयल कस्टमर के साथ बहुत नहीं, ऐसा नहीं है जो भी डाटा है ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल डाटा है, ऐसा एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कितना करना है। 10,000 का शॉपिंग करते हैं, 10,000 का बिजनेस करते हैं, कुछ खुद के लिए खरीदारी करते हैं, कुछ कस्टमर्स को देते हैं। ये कस्टमर कहीं भी ऐसा नहीं है कि अगर कोई बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे घर के लोग हमारे कस्टमर नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। तो घर में ही हम अपने लोगों को पहले कस्टमर बनाए, इसके थ्रू घर में प्रोडक्ट्स भी आते हैं और हम उन प्रोडक्ट्स को यूज भी करते हैं, और जाके तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए काम भी करता है। तो मतलब तो ये इनकम 1875 रुपए का एक इनकम जनरेट होता है। और एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, हम होते हैं और हमारे साथ तो कुछ फैमिलीज होती, चूंकि एक क्राइटेरिया है कि एडीआर से एडीएस में कन्वर्ट होने के लिए मिनिमम 5,000 का ये होना चाहिए। तो जैसे ही हम 5,000 की खरीदारी करते हैं, कंपनी हमको एडीएस में कन्वर्ट कर देती है। तो जैसे ही कन्वर्ट होते हैं तो हमारे साथ 6 फैमिली और जुड़ जाती है, और सब 10,000 का करते हैं, सबके साथ हम लोग मिल के काम करते हैं। तो जैसे ही काम करते हैं 70,000 का टर्नओवर होता है, और यहाँ पे हम 6% का बिजनेस बनाते हैं, और यहाँ 5400 रुपए का इनकम करते हैं। आगे देखते हैं, हमारे साथ कुछ और फैमिली जुड़ती है, 43 फैमिली हमारे साथ जुड़ गई, और सबने 10,000 का ही किया, सबके लॉयल कस्टमर है, और तो ये इनकम 48,000 के आसपास हो जाता है। और यहाँ पे कंपनी कहती है आप हो गए ब्रॉन्ज। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, हमें और हमारे साथ 100 फैमिली जुड़ गई। अब 100 फैमिली अगर जुड़ गई और सबने 10,000 का ही किया, तो हम लोग 10,000 के टर्नओवर को क्रॉस कर जाते हैं। 10,000 का टर्नओवर हमारा हो जाता है, और यहाँ पे लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के बीच हम इनकम करते हैं, और इसे हम कहते हैं सिल्वर प्रोड्यूसर। और ये बहुत ही मतलब हम लोग जब स्टार्ट किए थे ना, तो सोचते थे सिल्वर प्रोड्यूसर मतलब होना कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ पे जब 1 महीने का होता है ये 10,000 का टर्नओवर, तो सिल्वर कहलाते हैं। जैसे ये 3 माह का हो जाता है, 3 महीने कंटिन्यू करते हैं तो गोल्ड होते हैं, 6 महीने कंटिन्यू करते हैं तो प्लैटिनम होते हैं। और आपको बताएं कि अब जब प्लैटिनम होने के बाद, पहले इंडिया में ट्रिप दिया करती थी कंपनी, इसके बाद और भी इंडिया के बाहर ट्रिप देना शुरू की। अब जो है फुकेट का ट्रिप मिल रहा है, और जब 12 के 12 महीने इसको कंटिन्यू करते हैं तो आप हो जाते हैं फाउंडर्स प्लैटिनम। फाउंडर प्लैटिनम होने के बाद अंटालिया का ट्रिप है, तो ये बहुत ही मजेदार ट्रिप है। और यहाँ पे हम फ्रीडम ऑफ टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी को एंजॉय करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है ये एमरल्ड का है। जैसे ही आपकी टीम में 3 प्लैटिनम होते हैं, 25 से 30 लाख का इनकम हो जाता है सालाना। तो और जैसे ही 6 टीम प्लैटिनम होती है तो 70 से 80 लाख का टर्नओवर हो जाता है सालाना। ये कितना बड़ा इनकम है, सोचने वाली बात है।
इसके आगे बढ़ते हैं। और ये जो हमने बताया था कि एमबे और ब्रीट गैलेक्सी के लीडर हैं। और सबसे मजेदार बात है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पार्थसारथी नंदनी मैम को, ये हमारे डायमंड लीडर हैं और इनके मार्गदर्शन में हम लोग बिजनेस करते हैं। और ये गैलेक्सी के वो सितारे हैं ना, जहाँ क्या करते हैं हम लोग इनसे टीचिंग लेके हम अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं। ये इन लोगों का हेल्प मिलता है। और लाइफ में देखिएगा कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं ना, कि कुछ बड़ा करेंगे, तो आपको कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन ये सब हम लोगों को हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं कि आप स्टार्ट कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। तो अब जब स्टार्ट करके सोचिए जरा सा, हम लोग ना सपने के साथ बड़े होते हैं, लेकिन हम हमेशा ही बोलते हैं ना कि चाहत के साथ बड़े होते हैं और जरूरत के साथ खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब हम लोग यहाँ आते हैं तो जैसे हमारे सपने होते हैं कि हमारा बड़ा सा घर हो, हमारा फॉरेन ट्रिप हो, देश दुनिया घूमे। हम हमेशा ही बोलते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं पूर्णिया से हूँ, तो मैं हमेशा बोलती थी पूर्णिया से हूँ और एक ससुराल में जाके मर जाऊं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम दुनिया में आए हैं, दुनिया घूम के जाना चाहिए। तो क्या कहते हैं, ये फॉरेन ट्रिप की बात है। बी योर ओन बॉस, अपना बॉस होने का मजा ही कुछ और है। यहाँ पे टाइम का फ्रीडम मिलता है कि अपने फैमिली के साथ टाइम को एंजॉय करने का मौका मिलता है। यकीन मानिए अभी लॉकडाउन के दौरान मतलब हम लोग एक तो ऐसे ही फैमिली अपने टाइम को एंजॉय करते हैं। जिसने भी इस चीज को एंजॉय किया होगा ना, तो पैसा एक अलग चैप्टर था, पैसे की कमी तो उनको हुई, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली टाइम को उन्होंने मतलब महसूस किया होगा कि फैमिली के साथ टाइम बिताना कितना जरूरी होता है। और यहाँ पे क्या है कि आपको पैसा भी मिल रहा है, फैमिली का टाइम भी मिल रहा है, एक अच्छी कम्युनिटी डेवलप हो रही है। अर्ली रिटायरमेंट का मतलब मुझे एक चीज समझ में आता है कि मतलब रिटायरमेंट के लिए 60 साल का वेट क्यों करना। इसके लिए 60 साल का वेट करने की जरूरत नहीं है। हम हमेशा ही बोलते हैं कि मुझे दो चीज से बहुत डर लगता है, एक तो रिटायर होना, ये रिटायरमेंट वर्ड, और दूसरा बूढ़ा होना। तो हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं कि हम बूढ़ा नहीं होंगे। और अर्ली रिटायरमेंट का मतलब है कि अब हम आपके किसी भी जिस भी प्रोफेशन में, उस प्रोफेशन को छोड़ के या फिर चैरिटी कर सकते हैं, छोड़ के हम लोग रिटायरमेंट ले सकते हैं अपने स्ट्रेस फ्री लाइफ। स्ट्रेस अभी ज्यादातर मैक्सिमम डिजीज स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। अब देखते हैं कि डायबिटिक कैपिटल क्यों हो रहे हैं इंडिया, तो इसके पीछे रीजन ये है कि जो जेनेटिक था वो था स्ट्रेस की वजह से हार्ट प्रॉब्लम। तो जो यहाँ पे स्ट्रेस फ्री लाइफ होगा तो हम लोग बहुत सारे डिजीज से भी बच सकते हैं। पर्सनालिटी मैटर करता है, हम अच्छे गुड फ्रेंड्स बनाते हैं यहाँ पे, और क्या कहते हैं क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ देते हैं। बैंक में अच्छा खासा पैसा आता है। और लेडीज की बात करें तो हस्बैंड कितना कमाते हैं ये तो डिपेंड, मतलब ठीक है कि शादी हो रही है तो हस्बैंड के इनकम से ही इनकम को देखा जाता है, लेकिन अपने अकाउंट में कितना पैसा ये बहुत मैटर करता है। और गुड हेल्थ यहाँ पे है, अपने और पूरे फैमिली के लिए गुड हेल्थ की कल्पना हम लोग करते हैं। चैरिटी कर सकते हैं हम लोग, हमेशा चैरिटी के बारे में हमेशा ही बोलते हैं कि हम लोग ना, एक लाइन कहा गया है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साईं ना भूखा जाए। तो ये जो कोटेशन है ना, तो कभी कभी हम लोग क्या सोचते हैं ना कि मतलब कि उसमें ये कहाँ लिखा हुआ है कि इतना कम दीजिए, कि कम देने वाली बात नहीं है यहाँ पे, कि इतना दीजिए कि मैं भी भूखा ना रहूं साईं ना भूखा जाए। इसका मतलब यहाँ चैरिटी की बात की जा रही है, कि देने की बात की जा रही है, कि इतना दीजिए कि मैं तो भूखा नहीं रहूं। और कोई आदमी अगर खुद भूखा रहेगा तो वो दूसरे को क्या देगा। तो चैरिटी करने का मतलब है कि खुद तो मतलब भरा हुआ होना चाहिए और दूसरे को देने की बात हो रही है। और अगर हम लेडीज की बात करें तो हम लोग बचपन से इतना मतलब शुरू से ही देखते हैं कि लीगेसी अगर छोड़ के जाने की बात होती है, इसमें हमें ज्यादा कॉन्शियस होना चाहिए। हम लोग कुछ छोड़ के जाएंगे, ये बिजनेस जो भी खड़ा करेंगे ना, बहुत सारे लीडर जो या क्या कहते हैं जो भी हैं, अगर इस बिजनेस को एक बार खड़ा कर लेते हैं ना, तो वो लीगेसी छोड़ के जाते हैं, जो कि हाई क्वाड्रेंट के लोग छोड़ के जाते हैं। और मैं आपसे बात करूंगी कि ये था हमारा बिजनेस प्रेजेंटेशन, ये था इनकम, ये थी इनकम की बातें। लेकिन कुछ चीजें हैं जब हम कुछ करने जाते हैं ना, तो कुछ चीजें हैं जो कि जब करना चाहते हैं और बहुत बड़ा चाहते हैं तो बहुत सारी बातें होती है। इस बिजनेस को करने के दौरान बहुत सारी बातें आई, लेकिन जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट किए ना, तो हमने एक फोकस्ड होकर इस बिजनेस को किया। और फोकस्ड होकर इस बिजनेस में ही मेरे दो बेटे का जन्म हुआ, और बिजनेस भी बड़ा हुआ, और हमारा बच्चा भी बड़ा हुआ। लेकिन हमने किया क्या, शादी के बाद हम 100% यूजर बन गए प्रोडक्ट के। और 100% यूजर बनने का फायदा ये हुआ कि हम प्रोडक्ट अच्छे से जान पाए। और इसके बाद
हम ना कोई भी मीटिंग फंक्शन को मिस नहीं किए। मीटिंग फंक्शन को मिस नहीं करने का रीजन ये था कि अगर मीटिंग फंक्शन को हम मिस करते तो फिर क्या कहते हैं हम कुछ सीख नहीं पाते। सिलेबस चेंज था, जैसा हम बताए कि हम साइंस से ग्रेजुएशन किए थे, आर्ट्स आ गया हमारी लाइफ में, मास कॉम आ गया, तो सिलेबस चेंज था। तो हमने देखा कि यहाँ पे आने के बाद मेरा नेचर चेंज था, तो हम अपने नेचर पे काम करना था। क्योंकि मैं बहुत तुनक मिजाजी थी और बहुत एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाली, कहीं भी कुछ भी अगर अच्छा लगा तो ठीक, बुरा लगा तो ठीक, मतलब बोल देती थी। तो मुझे लगा कि मुझे खुद को चेंज करना होगा। मैंने बुक पढ़ना शुरू किया और मेरे बुक जो थे तो वो क्या कहते हैं, जैसे लोक व्यवहार की बुक पढ़ी हमने, LYF पढ़ा हमने, और लोक व्यवहार इसलिए कि अपने आप को चेंज करना था। और इस मीटिंग फंक्शन में आती रही और बिजनेस बड़ा होता चला गया अपने टाइम। और जब हम बिजनेस को कर रहे थे ना, बहुत सारी चीजें आई। जब हम सफायरशिप कर रहे थे, फाउंडर प्लेटिनमशिप के दौरान मेरा बेटा हुआ, और 2 सितंबर को हम मीटिंग में थे, फिर 4 सितंबर को मेरा बेटा हुआ, फिर 9 सितंबर को हम मीटिंग में थे। तो ये था। और उस दौरान जब हम कर रहे थे तो हम हमेशा ही जाते थे, ऐसे टेरिटरीज में जाते थे काम करने के लिए। और जब जाते थे ना तो लगता था कि लोग बोलते थे कि अभी आपको काम नहीं करना चाहिए, आपको मीटिंग में नहीं आना चाहिए। तो लोग मुझे समझाते थे, जैसा अभी आप लोगों से बातचीत करना शुरू करेंगे ना तो लोग आपको समझाना शुरू करेंगे, लेकिन लोग क्या समझाएंगे ना इस पे डिपेंड नहीं करता है, आप खुद को क्या समझा रहे हैं इस पे डिपेंड होता है कि हम खुद को क्या समझा रहे हैं। हमें पता होना चाहिए। जैसे दूरबीन को हमने देखा है कि दूरबीन अगर हम लोग देखते हैं टेलीस्कोप से, तो जब इधर से उधर देखते हैं ना तो हमें पता चलता है कि दूर की चीजें भी हमें सामने नजर आती है, लेकिन उसी को कोई उल्टा देख ले तो उस मतलब क्या कहते हैं, नजदीक की चीजें भी दूर आना शुरू हो जाएंगी। तो ये विजन, ये चीज हमारा क्लियर था, सामने वाले का नहीं। तो इसीलिए क्या कहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा कि लोग क्या कह रहे हैं। इवन मैं आपको सच बात बताती हूँ कि जब मैं इस बिजनेस को कर रही थी, सफायरशिप होने के बाद मेरी मम्मी बोली कि अच्छा ठीक है, सब कुछ तो हो गया, अब तुम जो पढ़ाई कर रही थी अब सोचो उसके बारे में थोड़ा सा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मुझे लगा कि इनको अभी नहीं समझा सकते, लेकिन जब हमारी एमरेटशिप हुई, जब हमारा रिकॉग्निशन उन्होंने देखा, तो वो बोली कि अरे बहुत अच्छा कर रही हो, और वो लोगों को प्रमोट करना शुरू कर दी कि देखो ये बहुत अच्छा कर रही है। और तब उनको समझ में आया कि मैं क्या कर रही हूँ। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आपके घर वाले को भी नहीं समझ में आता। टाइम मैनेजमेंट हो रहा था कि टाइम कैसे मैनेज करें, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मेरे पापा कहते थे काम को काम के अनुसार करोगी तो हार्ड हो जाएगा, वही काम अगर सोच लिया कि ये खेल है तो खेल हो जाता है। तो हमने कभी ना इस बिजनेस में आने के बाद ये नहीं सोचा कि मैं बहुत काम कर रही हूँ, बहुत काम कर रही हूँ। जब भी मैं ब्यूटी मीटिंग में जाती थी तो मैं सोचती थी कि चलो अगर किसी का चेहरा अच्छा हो जाएगा तो कितनी अच्छी बात है। और मुझे 5 मिनट का मौका मिलता था और मैं तुरंत से डेमो कर देती थी। और उस डेमो करने के दौरान ये होता था, मुझे लगता था कि 5 मिनट एटलीस्ट वो मुझे सुनेगी और चुप रहेगी, और 5 मिनट के बाद जब चेहरा दिखती थी तो वो खिल जाती थी। तो ये सारा कुछ हमने किया, टाइम को मैनेज किया, बच्चों को मैनेज किया, और इस बिजनेस को हमने ट्विंस बेबी की तरह बड़ा किया। आपसे एक सवाल है कि अगर मतलब जुड़वा बच्चा पैदा हो जाए तो क्या हम दोनों में से एक को कंपेयर करेंगे? नहीं ना। जब दोनों बच्चे में से किसी एक को कंपेयर नहीं कर सकते हैं तो ये बिजनेस, जब हम इस बिजनेस को बड़ा करना शुरू किया ना तो मुझे लगा कि अगर हम इस बिजनेस को बड़ा कर लेंगे तो ये हमें तो खिलाएगा ही खिलाएगा, हमारे बच्चे को भी खिलाएगा। और एक चीज, हम लेडीज ना अपने बच्चों के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। जब सेंसिटिव होते हैं कि कुछ भी हो जाए, आधा घंटा हम उसके पीछे दौड़ लगाते हैं कि क्या कहते हैं, मेरा बेटा खा लो खा लो खा लो। नहीं खाता है तो हम लोगों से खाना नहीं धसता है कि मेरा बच्चा नहीं खाया है। वही बच्चा जिंदगी भर कैसे खाएगा, इसके बारे में सोचा है? तो ये सब चीज ना सोचने वाली बात है कि वही बच्चा हमारा जिंदगी भर कैसे खाएगा। अगर इस अपॉर्चुनिटी को हम देख लेते हैं तो वो लीगेसी छोड़ के हम जा पाएंगे और हमारा बच्चा जिंदगी भर खा पाएगा। हम एक हाउसवाइफ का टैग ऐसे लगता है जैसे कि शादी कर लिए हैं, और शादी करके ऐसा नहीं है कि हस्बैंड की वाइफ बने हुए हैं, हाउसवाइफ बने हुए हैं। तो यहाँ पे होम मेकर में कन्वर्ट हो सकते हैं। होम मेकर, खुद को होम मेकर कहना शुरू किया हमने, होम मेकर से बिजनेस लेडी और आज बिजनेस एंटरप्रेन्योर। तो ये सारा कुछ हमारी लाइफ में चेंज आया। और इसके बाद मैं कहूँ तो हमने शादी का भी डिसीजन खुद लिया था कि मुझे सर से शादी करनी है। तो शादी करने के बाद सबको तैयार तो नहीं हो गए, क्योंकि हम ये डिसीजन मेरा था। तो मेरे घर में हमने क्या पाया, मेरे घर में एक चम्मच से लेके गाड़ी तक सब एमबीए के पैसे से है। और लोग बोलते हैं कि एमबीए के पैसे, मतलब एमबीए में पैसा आता है कि नहीं आता है। तो
तो हम आपको बताते हैं कि ये सारा कुछ हमारी लाइफ में एमबीए के पैसे से है। मेरा जो ड्रीम था घूमने फिरने का, ये सब चीज मेरे हस्बैंड और हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया को एंजॉय किया। ये फॉरेन ट्रिप्स हमने एंजॉय किया, ऑस्ट्रेलिया गए, कनाडा गए, पेरिस गए, बाली गए, दुबई गए, सिंगापुर गए, ये सारा कुछ हुआ। उसी दौरान फिर मेरा छोटा बेटा हुआ, छोटे बेटे में भी हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और सब मतलब जैसे हम बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे वैसे ही हमने बिजनेस को बिल्ड किया। और उस टाइम में भी लास्ट टाइम तक हम मीटिंग में थे, फिर मेरा छोटा बेटा भी आया। आज मेरा छोटा बेटा 9 महीने का है, और अभी भी जब भी मीटिंग होती है तो मैं सबसे पहले तैयार होकर बैठती हूँ। ऐसा नहीं है नाश्ता खाना, आज मेरी मैम से बात हो रही थी तो मैंने कहा कि मैम मैंने रात तक का खाना बना के रख दिया है, अब रात में जो भी खाएंगे वो बन जाएगा, चाहे रोटी खाए पराठा खाए जो भी खाए, लेकिन अगर हम चाहें तो अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। हम दूसरे के लिए खुद को मैनेज करते हैं, तो क्या खुद के लिए नहीं करते? हमेशा एक लाइन बोला जाता है, किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, सिर्फ किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो क्या उस हाथ का यूज खुद के लिए नहीं कर सकते? खुद को सफल नहीं बना सकते? तो ये सारी बातें हैं जहां पे, और हस्बैंड का क्वालिटी टाइम मिला, हस्बैंड का टाइम मिलना बहुत बड़ी बात है। नहीं, जब शादी होती है तो बवाई करते हैं, रात का वेट करते हैं, खाना बना के रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम हस्बैंड के साथ क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ बिताते हैं। खुद से खुद की पहचान हुई, मतलब और जब हम इस बिजनेस में आए ना, तो एक बात बताती हूँ कि शुरू में मुझे भी लगा कि कैसे क्या होगा, नहीं हुआ, लेकिन एडजस्ट करने में मेरा एक ही मानना था कि रोटी बनाना, पहले जब हम रोटी बनाते थे, पहली बार जब रोटी बनाए थे तो कैसे बनाए थे? ब्रेन से बनाए थे कि देखते हैं गोल होता है या नहीं। लेकिन जैसे जैसे ये प्रैक्टिस में आ गए ना हम लोग, तो प्रैक्टिस में आने के बाद जब ब्रेन मेमोरी मसल्स मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है, यही चीजें आसान हो जाती है। आज के डेट में रोटी भी बनता है, फोन पे बात भी करते हैं, लोगों को खिला भी लेते हैं, और रोटी गोल गोल भी बनती है। तो सेम चीज यहाँ पे है कि अगर हम लोग डेली बेसिस पे मतलब क्या कहते हैं, किसी काम को प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपने आप को निखार पाते हैं। किसी के लिए मतलब ये नहीं होता कि कैसे करेंगे नहीं करेंगे, तो खुद को हमने चेंज किया, खुद को डेवलप किया, और बहुत कुछ सीखा हमने बिजनेस में। मीटिंग में आके हम अपने नेचर को हमने चेंज किया। तो ये सारी बातें हैं। और जो चीज मुझे लगा था ना कि मेरे पापा के जाने के बाद क्या होगा हम लोगों का, तो अब लगता है कि चलो ये चीज ना अपने बच्चों के लिए एक बार सोचना जरूरी है कि मेरे बाद मेरे बच्चों के लिए अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के और अगर हम कर लें तो अच्छा रहेगा। मेरा एक सवाल है आपसे कि अगर बच्चे को स्कूल जाना होता है तो बच्चे पहले उठते हैं या हम पहले उठते हैं? डेफिनेटली हम पहले उठते हैं, हम पहले तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि हम बच्चे के फ्यूचर के लिए सोच रहे होते हैं। तो वैसे ही इस बिजनेस में जब हम आते हैं तो हमारी टीम तैयार होती है, उससे पहले हमें खुद तैयार होना पड़ता है, खुद मीटिंग में बैठना पड़ता है, खुद जाके इस बिजनेस के लिए जो भी सीखना है खुद सीखना पड़ता है। आज भी मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेती हूँ। तो इसी के साथ बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। एक आज चुकी लेडीज मीटिंग है, और एक कविता मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है, तो मैं चाहूंगी कि ये कविता मैं आपसे शेयर करूं। और मुझे नंदनी मैम को देख के मैं हमेशा ही मतलब मोटिवेट होती हूँ, इसलिए कि आज देखिए जिस एज में ना, जब मतलब मैम लोग का जो एज है ये सास बनने वाला एज है। एकदम सास अगर बहू होती तो बोलती मेरा पैर दबाओ, ये करो वो करो, लेकिन मैम को देखती हो ना कि इस एज में खुद के फिटनेस पे ध्यान रखती है, खुद के स्किन पे का केयर करना है, तो खुद के लिए रहना है। रिटायरमेंट के बाद लोग क्या करते हैं ना कि अपनी आइडेंटिटी, लेडीज लोग तो आइडेंटिटी क्राइसिस में जीती है। जब क्या होता है कि मतलब किसी भी चीज में देखिएगा कि लोग ना आइडेंटिटी के लिए क्या क्या नहीं करते। कल बहुत अच्छी बात मैम ने बताया था, थी हूँ, मतलब जिस भी प्रोफेशन में है, तो लोग बाद में ना सेवा निवृत्त करके वो वर्ड लगा देते हैं कि इस प्रोफेशन से हम रिटायर हुए हैं। क्यों? वहां पे भी लोग ना अपनी पहचान ढूंढते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हमने अपनी पहचान एक बार क्रिएट कर ली ना, तो नंदन मैम ने कहा ना कि डायमंड थी, डायमंड हूं और डायमंड ही रहूंगी। तो ये लाइन बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि सच में इस बिजनेस में जो जिस लेवल पे थी, हूं और रहूंगी, और आगे बढ़ने का चांस है। और लास्ट टाइम में जब क्या कहते हैं हम लोग बोलते हैं कि किसी को बोलते हैं कि पैर दबाओ, ये करो वो करो, तो मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था।
मैं लिप सर्विस बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो ये सारी बातें आप जब हम लोग जो करते हैं ना वही हमारी टीम करती है। और मैं चूंकि आज टाइम हो गया है, आप लोगों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और मैं आपके लिए एक कविता लिखी हूँ। आज सुबह से उठ के मेरे मन में कुछ आया और मैंने लिख डाला कि हम लोग सोचते हैं ना कि हमें कोई और अप्रिशिएट करे तो खुद को क्यों नहीं। मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ, मुझे गर्व है अपनी नारीत्व पर, मुझे गर्व है अपनी नारीत्व पर। ईश्वर ने जो शक्ति दिए उन शक्तियों को पहचान, ईश्वर ने जो शक्ति दिए उन शक्तियों को पहचान। क्यों इधर उधर निहारती, क्यों खुद को नहीं निखारती, क्यों इधर उधर निहारती, क्यों खुद को नहीं निखारती। क्यों मृग सी भटक रही, क्यों मृग सी भटक रही, तेरे अंदर है सुगंध, उस सुगंध को पहचान तू, तेरे अंदर है सुगंध, उस सुगंध को पहचान तू। क्यों किसी की आस में, क्यों किसी की आस में खुद की तू तलाश कर, सबको अब बता दे, हाँ सबको अब बता दे, तू नारी है, तू नारी है, तुझे गर्व है अपनी नारीत्व पर, तुझे गर्व है अपनी नारीत्व पर। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।